जब हम संविधान शब्द सुनते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद मोटे मोटे कानून, कोर्ट कचहरी, सजा, यही सब, है ना? हाँ, ज्यादातर तो यही आता है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि इसी संविधान में एक सपना भी छिपा है, एक तरह का ब्लूप्रिंट कि भारत को असल में कैसा देश बनना चाहिए। और आज हम उसी सपने की, उसी ब्लूप्रिंट की बात करने वाले हैं। ये संविधान के भाग 4 में लिखे हैं, जिन्हें हम कहते हैं राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत या डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, DPSP। हाँ। ये असल में आप कह सकते हैं कि संविधान सभा की तरफ से भविष्य की सरकारों के लिए एक टू डू लिस्ट है। टू डू लिस्ट, मुझे ये पसंद आया। हमारे पास जो नोट्स हैं वो अनुच्छेद 36 से 51 तक फैले इन सिद्धांतों को बहुत अच्छे से समझाते हैं और ये बताते हैं कि भारत को एक कल्याणकारी राज्य, एक वेलफेयर स्टेट कैसे बनना है। सही। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा पेंच है, मतलब अगर सरकार इस लिस्ट पर काम नहीं करे तो आप उसे कोर्ट में नहीं घसीट सकते। तो फिर इसका फायदा क्या है? क्या ये सिर्फ अच्छी अच्छी बातें हैं? चलिए यहीं से शुरू करते हैं। ये सवाल बिल्कुल सही है और बहुत जरूरी भी। देखिए, अनुच्छेद 37 खुद कहता है कि ये सिद्धांत नॉन जस्टिशिएबल है, यानी आप इन्हें कानूनी तौर पर लागू नहीं करवा सकते। लेकिन उसी सांस में वो ये भी कहता है कि ये सिद्धांत देश के शासन में मौलिक हैं, फंडामेंटल हैं। मौलिक, तो फिर इसका क्या मतलब हुआ? इसे ऐसे समझिए कि ये सरकार के सालाना परफॉर्मेंस रिव्यू के पैरामीटर्स हैं। संविधान बनाने वालों की उम्मीद थी कि आप और हम, मतलब देश की जनता, हर 5 साल में इन्हीं सिद्धांतों की कसौटी पर अपनी सरकारों को परखेंगे। अच्छा, तो ये एक तरह का नैतिक कंपास है। बिल्कुल, ये देश का नैतिक कंपास है जो बताता है कि हमें जाना किस दिशा में है। ठीक है, तो फिर इस नैतिक कंपास को थोड़ा और करीब से देखते हैं। इसकी सुई सबसे पहले किस तरफ इशारा करती है? सबसे पहले और सबसे जरूरी सामाजिक और आर्थिक न्याय की तरफ। अनुच्छेद 38 कहता है कि राज्य का काम सिर्फ कानून व्यवस्था बनाए रखना नहीं है, तो फिर क्या है? बल्कि एक ऐसा समाज बनाना है जहां सबको सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिले। और सिर्फ न्याय ही नहीं, आय और अवसरों की जो असमानता है वो भी कम हो। वाह। और अनुच्छेद 39 तो इसे और भी साफ कर देता है ना? उसमें तो सीधे सीधे निर्देश दिए गए हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे सभी को रोजी रोटी के साधन मिलें, देश की दौलत कुछ लोगों की तिजोरी में बंद होकर ना रह जाए, और सबसे जरूरी, पुरुषों और महिलाओं को एक जैसे काम के लिए एक जैसी तनख्वाह मिले। और सोचिए, ये बात 1949 में कही गई थी। वही तो, आज भी ये कितनी बड़ी बहस का मुद्दा है। बिल्कुल। ये अनुच्छेद संविधान की समाजवादी आत्मा को दिखाते हैं। और ये सिर्फ किताबी बातें नहीं रहीं। समान काम, समान वेतन का सिद्धांत आगे चलकर कई लेबर कानूनों का आधार बना। अच्छा। और धन का संकेंद्रण रोकना, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ को रोकना, ये आज भी हमारी आर्थिक नीतियों के केंद्र में होना चाहिए। इसका मतलब है ऐसी नीतियां बनाना जो अमीर और गरीब के बीच की खाई को और ना बढ़ाएं। लेकिन न्याय का मतलब सिर्फ आर्थिक बराबरी तो नहीं है। अगर किसी के साथ अन्याय हो और उसके पास वकील करने के पैसे ही ना हो, तब क्या? और इसी कमी को 1976 में 42nd संशोधन ने पूरा किया। एक नया अनुच्छेद 39A जोड़ा गया। 39A, हाँ? जो कहता है कि राज्य ये सुनिश्चित करेगा कि सबको न्याय मिले और जरूरतमंदों को मुफ्त कानूनी सहायता दी जाए, फ्री लीगल एड। ये एक बहुत बड़ा कदम था। इसने न्याय को सिर्फ अमीरों का हक होने से बचाया। सही बात है। और उसे सही मायनों में सबके लिए सुलभ बनाने की दिशा दी। तो एक तरफ तो संविधान ये पक्का करना चाहता है कि किसी के साथ अन्याय ना हो और दौलत कुछ हाथों में सिमट कर ना रह जाए, लेकिन एक सम्मानजनक जीवन वो सिर्फ इससे तो नहीं मिलता। ये इस पर भी तो निर्भर करता है कि आप जहां काम करते हैं वो जगह कैसी है ना? और संविधान इस बारे में भी सोचता है। अनुच्छेद 42 साफ कहता है कि काम करने की जगहें मानवीय होनी चाहिए, मतलब सुरक्षित और स्वस्थ। और इसी में खास तौर पर मातृत्व लाभ यानी मैटरनिटी रिलीफ का जिक्र है। सिर्फ एक लाइन में? हाँ, और इसी एक लाइन से प्रेरणा लेकर मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट जैसा कानून बना, जो आज करोड़ों कामकाजी महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान सवैतनिक अवकाश, पेड लीव का अधिकार देता है। एक मिनट, अनुच्छेद 43 में लिविंग वेज यानी जीवन निर्वाह योग्य वेतन की बात की गई है। ये मिनिमम वेज यानी न्यूनतम मजदूरी से अलग कैसे है? मतलब हम तो आज भी न्यूनतम मजदूरी के लिए ही लड़ रहे हैं। ये बहुत ही जरूरी सवाल है,
न्यूनतम मजदूरी यानी मिनिमम वेज का मतलब है बस उतनी आमदनी जिससे आपका गुजारा चल जाए, रोटी, कपड़ा, मकान। ठीक है। लेकिन लिविंग वेज का विचार इससे कहीं बड़ा है। इसका मतलब है इतनी आमदनी कि आप सिर्फ जिंदा ना रहें बल्कि एक सम्मानजनक जीवन जी सकें। एक डिग्निटी वाली जिंदगी। हाँ, जिसमें अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं और भविष्य के लिए थोड़ी बचत भी शामिल हो। ये दिखाता है कि हमारे संविधान निर्माता सिर्फ गुजारे की नहीं बल्कि गरिमा की बात कर रहे थे। वाह, मतलब हमारे संविधान निर्माता 70 साल पहले वर्क लाइफ बैलेंस और डिग्निटी ऑफ लेबर जैसी बातों के बारे में सोच रहे थे। ये तो कमाल है। बिल्कुल। और मैंने नोट्स में पढ़ा कि एक और अनुच्छेद 43A, वो तो ये भी कहता है कि फैक्ट्रियों और उद्योगों के मैनेजमेंट में मजदूरों की भी भागीदारी होनी चाहिए। हाँ, ये विचार तो और भी क्रांतिकारी है। इसे औद्योगिक लोकतंत्र, इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी कहते हैं। सोचिए, फैसले सिर्फ मालिक नहीं ले रहे बल्कि वो लोग भी ले रहे हैं जो अपना पसीना बहाकर उस उद्योग को चला रहे हैं। तो इस सारे अनुच्छेद मिलकर दिखाते हैं कि संविधान की नजर में श्रमिक सिर्फ एक पुर्जा नहीं है, बल्कि देश के निर्माण में एक बराबर का भागीदार है। ठीक है, तो हमने व्यक्ति के आर्थिक और सामाजिक न्याय की बात की, उसके काम करने की जगह की बात की। अब थोड़ा और बड़ा सोचते हैं, पूरे समाज और देश के शासन को लेकर ये सिद्धांत क्या कहते हैं? यहाँ कई बड़े विचार एक साथ आते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 40 जो कहता है कि गांवों में पंचायतों का गठन हो और उन्हें इतनी शक्ति दी जाए कि वो अपनी सरकार खुद चला सकें, यानी सेल्फ गवर्नेंस। जी। इसी एक अनुच्छेद ने 73वें संशोधन की नींव रखी, जिसने पंचायती राज को हकीकत बनाया और लोकतंत्र को दिल्ली और राजधानियों से निकालकर भारत के लाखों गांवों तक पहुंचाया। और फिर आता है अनुच्छेद 44, समान नागरिक संहिता, यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये तो हमेशा ही खबरों में रह रहा है। नहीं पर यह है क्या, और इसे मौलिक अधिकारों में क्यों नहीं रखा गया? और यहीं पे संविधान सभा की दूरदर्शिता दिखती है। यूसीसी का मतलब है कि शादी, तलाक, विरासत जैसे व्यक्तिगत मामलों में पर्सनल लॉस हैं? हाँ, पर्सनल लॉज में सभी नागरिकों के लिए, चाहे वे किसी भी धर्म के हों, एक ही कानून हो। संविधान बनाने वाले जानते थे कि भारत जैसे विविधता वाले देश में इसे एक झटके में थोपा नहीं जा सकता। सही बात है। इसलिए उन्होंने इसे एक लक्ष्य बनाया, एक आदेश नहीं। उन्होंने कहा कि राज्य इस दिशा में प्रयास करेगा। तो ये सिर्फ एक कानून का प्रस्ताव नहीं बल्कि राष्ट्रीय एकता की एक बहुत बड़ी पहेली है, जिसे आम सहमति बनाकर ही सुलझाया जा सकता है। बिल्कुल। समझ गया। अब शासन की एक और बड़ी बात पे आते हैं, अनुच्छेद 50 जो न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने की बात करता है। आम भाषा में इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब बहुत सीधा और गहरा है। सोचिए, अगर मैच का रेफरी किसी एक टीम का खिलाड़ी भी हो तो क्या मैच निष्पक्ष हो सकता है? कभी नहीं। ठीक उसी तरह न्याय देने वाले जज और सरकार चलाने वाले अधिकारी जैसे कलेक्टर या मंत्री बिल्कुल अलग अलग होने चाहिए। उनकी शक्तियों का कोई घालमेल नहीं होना चाहिए, तभी न्याय बिना किसी के दबाव के निष्पक्ष हो पाएगा। ये किसी भी लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी है। दिलचस्प बात यह है कि संविधान सिर्फ इंसानों के अधिकारों की ही नहीं बल्कि हमारे पर्यावरण की भी बात करता है। क्या उस दौर में भी लोग क्लाइमेट चेंज को लेकर इतने ही फिक्रमंद थे? शायद क्लाइमेट चेंज शब्द का इस्तेमाल नहीं होता था, लेकिन प्रकृति का सम्मान वो तो भारतीय सोच का हिस्सा रहा है। अनुच्छेद 48 तो वैज्ञानिक तरीके से खेती और पशुपालन को बढ़ावा देने की बात करता है। लेकिन 1976 तक दुनिया भर में और भारत में भी पर्यावरण को लेकर चिंता इतनी बढ़ गई थी कि 42वें संशोधन के जरिए एक नया अनुच्छेद 48A जोड़ा गया। 48A ये साफ तौर पर कहता है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा करेगा और जंगलों तथा वन्य जीवों को बचाएगा। इसे एक राष्ट्रीय लक्ष्य बना दिया गया। ये तो कमाल है। मतलब ये सिद्धांत समय के साथ विकसित भी हुए हैं। अब आखिर में क्या ये कंपास सिर्फ देश की सीमाओं के अंदर ही रास्ता दिखाता है या बाहर की दुनिया के लिए भी कुछ कहता है? बिल्कुल कहता है, और यही बात भारतीय संविधान को खास बनाती है। अनुच्छेद 49 तो हमारी ऐतिहासिक धरोहरों और स्मारकों को बचाने की बात करता है, जो हमारी राष्ट्रीय पहचान का हिस्सा है। सही है।
लेकिन अनुच्छेद 51, जो इस भाग का आखिरी अनुच्छेद है, वो हमारी विदेश नीति की नींव रखता है। हमारी विदेश नीति? हाँ। मतलब संविधान ये भी बताता है कि हमें दूसरे देशों के साथ कैसे रिश्ते रखने चाहिए। हाँ, और बहुत स्पष्ट तरीके से ये कहता है कि भारत अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बढ़ावा देगा, देशों के बीच सम्मानजनक संबंध बनाएगा, इंटरनेशनल लॉज का सम्मान करेगा। हाँ, अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का आदर करेगा और झगड़ों को बातचीत और मध्यस्थता से सुलझाने की कोशिश करेगा। हाँ, भारत की गुटनिरपेक्ष नीति, पंचशील के सिद्धांत, ये सब इसी अनुच्छेद की आत्मा से निकले हैं। तो ये सिर्फ एक आदर्श नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये दुनिया में भारत की छवि का आधार है, एक शांतिप्रिय और जिम्मेदार देश की छवि। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर मैं समेटूं, तो ये नीति निदेशक सिद्धांत ये सिर्फ लिखे हुए शब्द नहीं है। ये भारतीय राज्य का चरित्र तय करते हैं। ये एक सपना है, सामाजिक न्याय से लेकर पर्यावरण संरक्षण और विश्व शांति तक। सही कहा। जैसा कि आपके नोट्स में लिखा है, DSP = निर्देश प्लस कर्तव्य प्लस नीति। लेकिन अब हम उसी मूल सवाल पर वापस आते हैं। अगर आप इन्हें लागू करवाने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते, तो क्या ये सब सिर्फ शुभकामनाओं की एक सूची है, सिर्फ अच्छे इरादे? हाँ, आखिर में तो यही सवाल बचता है, इनका असली वजन क्या है? क्या है? इनका असली वजन अदालत में नहीं, लोकतंत्र में है। लोकतंत्र में कैसे? इन्हें भले ही जज लागू न करे, लेकिन देश की जनता इन्हें लागू करवाती है। हर चुनाव एक तरह से इन सिद्धांतों पर सरकार का रिपोर्ट कार्ड होता है। क्या सरकार ने सबको न्याय देने की कोशिश की? क्या गरीबी कम हुई? क्या काम करने के हालात बेहतर हुए? अच्छा, तो जनता ही जज है। एक तरह से हाँ, और कई बार तो सुप्रीम कोर्ट ने भी जनहित याचिकाओं पर फैसला देते हुए मौलिक अधिकारों की व्याख्या करने के लिए इन सिद्धांतों से प्रेरणा ली है। तो ये कोरे कागज नहीं है, ये संविधान की चेतना है। संविधान की चेतना? हाँ, जो हमें लगातार याद दिलाती रहती है कि हमें कैसा भारत बनाना है। तो इस चर्चा के अंत में श्रोता के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। संविधान में एक तरफ है मौलिक अधिकार, जैसे बोलने की आज़ादी या समानता का अधिकार, जो हमें कानूनी तौर पर मिलते हैं और जिनके हनन पर हम सीधे अदालत जा सकते हैं। और दूसरी तरफ है ये निदेशक सिद्धांत, जो पूरे समाज के कल्याण का लक्ष्य रखते हैं, लेकिन कानूनी तौर पर लागू नहीं होते। कई बार इन दोनों में टकराव हो सकता है। एक व्यक्ति का अधिकार और पूरे समाज का हित आमने सामने आ सकते हैं। हाँ। ऐसे में संतुलन कैसे बनाया जाना चाहिए, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमारे लोकतंत्र में लगातार बहस होती रहती है, और शायद यही बहस हमारे लोकतंत्र को जिंदा रखती है।